हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग को सौरभ सिविल सर्विसेज क्लास में स्वागत है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन डेली करंट अफेयर से 10 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बताया जाएगा। क्वेश्चंस और उसका जवाब साथ साथ में उसका विश्लेषण भी बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए तो शुरू करते। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 23 सितंबर, दूसरा है 10 जनवरी, तीसरा है 12 मार्च, चौथा 21 जनवरी। तो इसका फ्रेंड्स जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए 23 जनवरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। हर साल 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो बोल या सुन नहीं सकते हैं। वे अपनी बात करने के लिए अपने हाथों से चेहरे के हाव भाव से बात करते हैं। यह दिवस 2018 से मनाया जा रहा है। यह दिवस प्रतिवर्ष 23 सितंबर को पूरे विश्व भर में बधिर व्यक्तियों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य जो बधिर लोग होते हैं उनको शरीर के हाव भाव से भाषा बोलना सिखाना है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है आपको बताएगा ऑप्शन नंबर ए 23 सितंबर। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा जो है भाषा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डेल्टा कोविड वेरिएंट अब तक कितने देशों में फैल चुका है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डेल्टा कोविड वेरिएंट अब तक कितने देशों में फैल चुका है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डेल्टा कोविड वेरिएंट वर्तमान में सबसे प्रभावी संक्रामक वायरस स्ट्रेन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक यह वेरिएंट अब तक 185 देशों में फैल चुका है। कोरोना संक्रमण के डेल्टा वेरिएंट का कहर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। विश्व भर में कोरोना संक्रमण के 22 करोड़ 95 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ गए हैं। 49 लाख से ज़्यादा लोग की मौत हो गई है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 185 देशों। यहाँ पे आपको WHO, तो WHO के बारे में बताएं कि WHO की स्थापना कब हुआ? तो WHO की जो स्थापना हुआ था 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। ठीक है, 1948 ईस्वी में। आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, और वर्ल्ड हेल्थ डे जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश निम्न में से कौन बन जाएगा? साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश निम्न में से कौन बन जाएगा? पहला नेपाल, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा भारत तथा चौथा है चीन। भारत साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। भारत वैश्विक आयात में 5.9% की हिस्सेदारी के साथ चीन और अमेरिका के ठीक पीछे होगा। चीन इस आर्थिक बदलाव का एक प्रमुख चालक है क्योंकि इसके साल 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व अर्थव्यवस्थाओं के बीच वर्तमान अनुमानित रैंकिंग के हिसाब से भारत 2.8% आयात हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े आयातक देशों में 8वें स्थान पर है और साल 2030 तक चौथा सबसे बड़ा आयातक बनने के लिए तैयार है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी भारत। ऑप्शन नंबर सी भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ADB ने 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? एशियाई विकास बैंक ने 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? पहला 10%, दूसरा है 15%, तीसरा है 8%, चौथा है 5%।
एशियाई विकास बैंक ने 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को घटाकर 10% कर दिया है, जो पहले 11% अनुमानित था। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि इसीलिए कम हो गई क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण पर नकारात्मक जोखिम हावी हो रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए 10%। ठीक है। एडीपी जो इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में हुआ था। एडीबी की स्थापना कब हुआ था? तो 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उदय कोटक का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? 3 महीने, 8 महीने, 6 महीने तथा 10 महीने। ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इसका एक सही जवाब आप चुनिए। केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उदय कोटक का कार्यकाल और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। केंद्र सरकार ने एक गजट अधिसूचना जारी कर कोटक का कार्यकाल 2 अप्रैल 2022 तक बढ़ा दिया है। वह निजी क्षेत्र के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6 महीने। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने म्यांमार से 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को मानवीय मदद हेतु कितने डॉलर की अतिरिक्त मदद देने की घोषणा की है? अमेरिका ने म्यांमार से 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को मानवीय मदद हेतु कितने डॉलर की अतिरिक्त मदद देने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर, दूसरा 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर, तीसरा 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, चौथा 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर। संयुक्त राज्य अमेरिका म्यांमार से 7 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों की सहायता के लिए अतिरिक्त 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी भारत के रुपए के हिसाब 18 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता देगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ने बर्मा, बांग्लादेश और इस क्षेत्र में अन्य जगहों पर रोहिंग्या शरणार्थी संकट से प्रभावित लोगों के लिए अतिरिक्त मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है। क्वेश्चन है, अमेरिका ने म्यांमार से 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की मानवीय मदद हेतु कितने डॉलर की अतिरिक्त मदद देने की घोषणा की है? तो जो आपका सही जवाब है वो है 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के अध्ययन के मुताबिक भारत किस साल तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? पहला ऑप्शन 2022, दूसरा 2023, तीसरा 2024 तथा जो चौथा ऑप्शन है 2025। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्ययन के मुताबिक भारत 2022 तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा। FSSAI ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण परिणामों का हवाला दिया और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस वसा के अत्यधिक उपयोग की धारणा को खारिज कर दिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए 2022 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने फाइजर के कोविड-19 रोधी टीकों की 1.4 करोड़ खुराकें खरीदने और टीकाकरण कार्यक्रम ऐसे संबंधित अन्य खर्चों के वित्त पोषण के लिए IMF से 10 करोड़ डॉलर का कर्ज लेने का फैसला किया है? किस देश ने फाइजर के कोविड-19 रोधी टीकों की 1.4 करोड़ खुराकें खरीदने और टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों के वित्त पोषण के लिए IMF से 10 करोड़ डॉलर का कर्ज लेने का फैसला किया? पहला भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा पाकिस्तान तथा चौथा है श्रीलंका। श्रीलंका ने फाइजर के कोविड-19 रोधी टीकों की 1.4 करोड़ खुराकें खरीदने और टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों के वित्त पोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से 10 करोड़ डॉलर का कर्ज लेने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार IMF श्रीलंका को कोविड-19 से निपटने में मदद करने के लिए 10 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त कर्ज देने पर राजी हो गया है।
यह फैसला फाइजर के टीके की 1.4 करोड़ खुराकें खरीदने और टीकाकरण कार्यक्रम संबंधी अन्य खर्चों के वित्त पोषण के लिए निधि हासिल करने के वास्ते लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु निम्न में से किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु निम्न में से किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया। पहला मुकेश अंबानी, दूसरा रतन टाटा, तीसरा साइरस मिस्त्री तथा चौथा है गौतम अदानी। देश की उद्योग जगत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अदानी को ख्याति प्राप्त रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर अदानी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, ताकतवर भारत और भारतीयों के लिए एक भारत का दृष्टिकोण हमारा लक्ष्य है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी गौतम अदानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं। आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए। पहला विराट कोहली, दूसरा ऋषभ पंत, तीसरा श्रेयस अय्यर, चौथा है शुभमन गिल। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने अपने सुनहरे करियर में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कोहली आईपीएल में एक फ्रेंचाइजी के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 20 सितंबर को कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के खिलाफ मैदान पर उतरते हुए उन्होंने यह अनोखी उपलब्धि हासिल की। तो इसका जो सही जवाब है, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।